इसके बाद हमने ये पढ़ लिया, अब हमारे आएंगे ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व, जो लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते ब्राह्मण साहित्य ग्रंथों का महत्व, क्योंकि महत्व वाले क्वेश्चन अधिकांशतः आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो महत्व देखेंगे तो देखिए, पहले तो हम जानते हैं ब्राह्मण साहित्य नाम लेते ही एक नीरसता महसूस होती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का बाह्य रूप, ब्राह्मण ग्रंथों का बाह्य रूप नीरस है। ठीक है, विदेशी साहित्यकार जो हुए हैं, विदेशी साहित्यकार, ठीक है, विदेशी साहित्यकारों ने ब्राह्मण साहित्य को अरोचक साहित्य कह दिया, ब्राह्मण साहित्य को, ठीक है, अरोचक साहित्य कह दिया, तो इसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, इसका महत्व कम हो जाता है, लेकिन फिर भी हर किसी का अपनी जगह अपना महत्व होता है। तो इसके महत्व लिख लीजिए, महत्व निम्न है। तो पहला इसका महत्व लिखिए, यज्ञों का विवरण। ठीक है, हमने अभी तक जितनी भी इसके शाखाएं पढ़ी थी, जितने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, तो उसमें सबका किसका विवरण आ रहा था? यज्ञों का विवरण। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर यज्ञ को एक वैज्ञानिक रूप, संस्था का रूप दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं यज्ञों को वैज्ञानिक संस्था का रूप दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसमें यज्ञों का एक विवरण का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा हम कह सकते हैं व्याकरण और निर्वचन। इसमें क्या शामिल है? एक व्याकरण और निर्वचन। ठीक है, व्याकरण और निर्वचन। तो व्याकरण निर्वचन कैसे शामिल है ये बता देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर जैसे इसमें कह सकते हैं कि इंद्र को अव्याकृत वाणी को व्याकृत करने के कारण आदि व्याकरण कहा गया। ठीक है, तो व्याकरण निर्वचन कैसे है? तो देखिए, यहाँ पर इंद्र का, अग्नि का, ठीक है, हम कह सकते हैं, और अन्य देवताओं के शब्दों का निर्वचन किया गया है। निर्वचन का मतलब उसकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की गई है, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों को व्याकरण और निर्वचन के कारण एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण साहित्य से माना गया है। ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि भाषा का विश्लेषण शामिल है, भाषा का विश्लेषण शामिल है। ठीक है, और कह सकते हैं कि शब्दों का निरुक्त रूप शामिल है, इसलिए इसका व्याकरण निर्वचन के कारण क्या एक महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा हम कह सकते हैं आख्यानों का स्रोत। आख्यानों का स्रोत, तो आख्यानों में हमने पढ़ा था सोमचोरी आख्यान, बाणी आख्यान, ठीक है, बहुत सारे हमने आख्यान पढ़े थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आख्यानों का स्रोत। जैसे हमने उर्वशी आख्यान पढ़ा था, ठीक है, सोमचोरी आख्यान पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इस प्रकार आख्यान, बहुत सारे आख्यान होने के कारण इसे आख्यानों का स्रोत कहा जाता है। मैंने आपको ये सब लिखा दिए हैं, आप इनका डिटेल लिख सकते हो स्वयं। ठीक है, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। एक जल प्लावन हमने आख्यान पढ़ा था, ठीक है, जल प्रलय या जल प्लावन आख्यान, वही राजा मनु के टाइम पे जब प्रलय आई थी तो एक मत्स्य की उन्होंने मदद की थी, तो मत्स्य ने जल प्लावन के साथ उनकी मदद की थी। तो इस प्रकार आख्यानों के यहाँ पर क्या है? स्रोत है। अगला कह सकते हैं मीमांसा दर्शन का आधार। अगला है मीमांसा दर्शन का आधार। मीमांसा दर्शन का आधार क्या? ब्राह्मण साहित्य। मीमांसा दर्शन का आधार क्यों माना गया है? क्योंकि मीमांसा जो दर्शन है, ठीक है, मीमांसा दर्शन के कारण यहाँ पर
जो कह सकते हैं कि पूरे ब्राह्मण साहित्य का इसमें वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो मीमांसा दर्शन का यहाँ पर पूर्णतः वर्णन किया गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विवेचन, क्यों कहा गया है, क्योंकि मीमांसा ग्रंथ जो है वो दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत करता है। तो दार्शनिक विवेचनों के कारण, ठीक है, दार्शनिक विवेचनों के कारण, और आगे कह सकते हैं हम कि यहाँ विधि वाक्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस वजह से मीमांसा दर्शन का ये एक प्रकार से आधार माना गया है। पांचवा पॉइंट कर सकते हैं वैदिक भाषा के विकास का सोपान। तो वैदिक भाषा के विकास का सोपान, ये तो नाम से समझ में आ गया होगा आपको ये महत्व क्यों आ गया होगा, क्योंकि हमारी संस्कृत दो भागों में बटी हुई है, दो भाषाओं में बटी हुई है, वैदिक और लौकिक। जो वैदिक भाषा है जिसे सामान्य जन नहीं समझ सकता, ठीक है, तो उसी वैदिक भाषा का ये विकास का सोपान माना जाता है, सीढ़ी मानी जाती है। यहीं से चढ़ती हुई सीढ़ी अपने भाषा जो है वो अपने चरम उत्कर्ष की ओर पहुंचती है। ठीक है, इसलिए वैदिक भाषा के विकास का सोपान माना गया है। इतिहास और भूगोल, ठीक है, इतिहास और भूगोल, ठीक है, तो इतिहास और भूगोल का मतलब एक प्रकार से हो गया कि जो हमारे इतिहास से संबंधित है, जैसे हमने जल प्लावन वाली घटना पढ़ी तो ये इतिहास को दर्शाता है, भूगोल को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कहते हैं जैसे कुरु पांचाल देश का वर्णन, यहाँ पर जो देशों का वर्णन आएगा, तो यहाँ देखो कुरु पांचाल देश का वर्णन आ गया, पांचाल देश का वर्णन। अगला हम कह सकते हैं सरस्वती तट, ठीक है, और हम कह सकते हैं सरस्वती नदी। ठीक है, इस प्रकार इनमें क्या हुई, बहुत सारी चर्चा हुई है, और इसी चर्चा के कारण यहाँ इतिहास और भूगोल के महत्व से भी ब्राह्मण साहित्य अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये आपके ब्राह्मण साहित्य का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। कल हम स्टार्ट करेंगे उपनिषदों का टॉपिक।